तो फ्रेंड्स, हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक कायदा होता है, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। हम लोगों को अगर वो प्रोसेस पता हो, हम लोगों को वो तरीका पता हो, तो उस काम को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जब अगर हमें तरीका ना पता हो, तो काम को करना हमारे लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो इस काम को करने का क्या सटीक तरीका है, क्या कायदा है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जब शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। अगर हमारी शुरुआत अच्छी है, तो समझ लीजिए आधा काम हमारा हो गया। हर काम को करने का एक माइंडसेट होता है, तो इस काम को करने का, स्टार्ट करने का सही माइंडसेट क्या है, वो भी हम जानेंगे। और हम व्हाई का पावर जानेंगे कि हमारा जो व्हाई है, मकसद है, वो इस काम को करने का अगर ऑलरेडी है, तो जिन लोगों का मकसद क्लियर होता है, उन लोगों के सक्सेस मिलने का रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है। और जिन लोगों का व्हाई क्लियर नहीं होता है, वो अड़चने आने पर या कुछ रुकावटें आने पर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन्हें लगता है कि अरे यार, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मुश्किलें आ रही है, जो कि वैसे हर काम में आती है। तो बेसिकली क्या कहने की बात ये है कि हर किसी को सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस के जो डिसिप्लिन है, सक्सेस का जो प्रोसेस है, वो बहुत कम लोग फॉलो करना चाहते हैं। इस वजह से सक्सेस हर किसी को नहीं मिल पाती। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। अभी क्या है कि लाइफ में हम हर कोई कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे पाना चाहते हैं। अब अगर हम पाने की बात करें, तो पाना, चाहत या सपना जो है, वो अलग-अलग तरीके का हो सकता है। चाहे कोई बड़ा घर पाना चाहता है, कोई रेंट के मकान में रह रहा है तो घर पाना चाहता है। कोई गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी के बारे में सोचता है, अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के बारे में सोचता है। तो कुछ लोग बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन लें। कुछ लोग वेकेशन घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग नेम फेम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उन्हें जाना जाए, उन्हें पहचाना जाए, उनका एक नाम हो, मतलब फ़िल्म स्टार, सेलिब्रिटी की तरह। कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं। इस तरह से जितने तरह के लोग, उतनी तरह की इच्छाएँ, उतनी तरीके की चाह, उतनी तरह की वांट्स, उतनी तरह की नीड्स। अब अगर हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करें, तो हम शायद बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हैं। हम ये जो नीड्स एंड वांट्स हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल तो नहीं बना, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये सर्कल है। तो ये तो हो गए हमारे सपने। सपनों में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जैसे अगर और विस्तार से बात करें, तो हम घूमने जाना चाहते हैं, हर कोई घूमने जाना चाहता है, लेकिन नहीं जा पाता। हम लोग जब कुछ भी बड़ा खरीदना चाहते हैं, तो हमें बजटिंग करनी पड़ती है कि कोई चीज़ हम खरीद पाएँगे या नहीं खरीद पाएँगे। अभी ये तो हो गए हमारे सपने, लेकिन ये सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस सपनों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए रिसोर्सेज़, पैसा या इनकम। अब ये तो सपने हो गए, लेकिन इनकम का भी सर्कल क्या हम इतना बड़ा बना सकते हैं? हम देखते हैं कि इनकम का सर्कल शायद हम इतना बड़ा नहीं बना सकते। इनकम का सर्कल अगर मैं आपका बनाऊँ, तो वो शायद बनेगा इतना बड़ा। और ये हमारी ज़िंदगी हमारे सामने आ गई है कि हमारे लाइफ में बहुत बड़े-बड़े सपने और हमारी जो इच्छाएँ हैं, वो बहुत बड़ी-बड़ी, और हमारा जो इनकम है या जो हमारा साधन है, वेल्थ क्रिएशन का जो तरीका है, वो बहुत छोटा-सा है। अब ये हमारे साथ यही-यही प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि जो बच्चा पहले गाड़ी के बारे में सपना देखता है, वो जैसे-जैसे बड़ा होता है, तो वो ईएमआई के डर सोचता है कि नहीं-नहीं, स्कूटर ही ठीक है, वो या बाइक ही ठीक है, वो बिल्कुल सामने आ जाता है, ट्रैफिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी भी हनीमून कपल को बोलें कि अगर पैसा फैक्टर ना हो, तो कहाँ घूमने जाना पसंद करेंगे? वो बोलेंगे स्विट्ज़रलैंड, वो कहेंगे अच्छी-अच्छी बड़ी जगहों का नाम लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि वो जाएँगे शिमला, मनाली, नैनीताल, दीघा, पुरी, इस तरह की जगह जाएँगे। ये प्रैक्टिकल सच है। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हम पहले घूमने जाने का प्लान करते थे कि हम छुट्टियों में यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। लेकिन हम कहाँ जाते थे? हम जाते थे नानी के घर, क्योंकि वहाँ रहना-खाना फ्री है, और वहाँ पे वापसी में पैसे मिलते हैं। तो ये हम रिलेटिव वैकेशंस लेते हैं। बहुत बार ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं जहाँ पर हमारे रिलेटिव ऑलरेडी मौजूद हों, ताकि रहना-खाना फ्री हो जाए हमारा, खर्च कम लगे हमारा। तो हर चीज़ को करने से पहले बजट के बारे में सोचते हैं। तो एक तरह के लोग होते हैं, जो लाइफ में कोशिश करते हैं कि इस सर्कल को, ये जो बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल को इस बड़े सर्कल को इस छोटे सर्कल के अंदर
घुसाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, किसी भी तरह से समझौता कर लें और वो पैर उतने पसारो जितनी चादर हो टाइप वाली जो मेंटालिटी है, वो कोशिश करते हैं कि अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ करें और अपने सीमित साधनों में उन सपनों को पूरा करें। लेकिन दूसरे वो भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या इस छोटे सर्कल को बड़ा नहीं किया जा सकता? वो सोचते हैं कि इस सर्कल को क्या इतना बड़ा नहीं कर सकते कि ये पूरी की पूरी ये ये जो सपने हैं, सपने वाला बड़ा सर्कल है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए। तो अभी क्या है कि ये हमारे साथ प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है कि हमारे पास चॉइस होता है कि हम या तो कॉम्प्रोमाइज़ करें या तो अपनी इनकम को भी इतना बढ़ा लें कि हमारे सपने सारे पूरे हो सकें। अब क्या सपनों को पूरा करने के लिए क्या इनकम काफ़ी है फ्रेंड्स? शायद इनकम काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जिनके पास इनकम है, उनके पास उस इनकम को स्पेंड करने के लिए, इनकम को अच्छी तरह से एन्जॉय करने के लिए समय नहीं है और जिनके पास समय है, उनके पास पैसा नहीं है और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास समय और पैसा दोनों ही नहीं है और उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। खैर, तो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बेहतर तरीके से समझेंगे क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मेरा क्या मतलब है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मतलब है कि आपकी इनकम को आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ना पड़े। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो भी आपके पास इनकम आए और मेहनत ना कर रहे हो तो भी आपके पास इनकम आए, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास आती है। मैं आगे चल के विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, अगर मैं आपको एक चॉइस दूँ कि आप मेरे साथ 3 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे चलिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि भई 3 महीने क्यों, हम 6 महीने के लिए चलेंगे, लेकिन पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो आप कंट्रीब्यूट कर दें तो हम 3 क्यों 6 महीने के लिए चलें। आप में से हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कहेंगे कि भई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो हम आपके भी थोड़े दे सकते हैं लेकिन हमारे पास 3 महीने नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम दुर्गा पूजा, क्रिसमस या ऐसी किसी छुट्टियों में मिलाकर मतलब समर वेकेशन या संडे, सैटरडे लॉन्ग वीकेंड मिला के हम 3-4 दिन में फटाफट घूम कर भी आ जाएँ। क्योंकि देखते हैं कि समय है तो पैसा नहीं है और पैसा है तो समय नहीं है। तो ये आम तौर पे दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर हम पाने की बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने का टारगेट अगर हम रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर हम बेंचमार्क बना लें अपना, तो आने वाले समय में जो भी सपने हैं या जो भी चीज़ें हैं हम जिसको पाने की इच्छा रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम पा सकते हैं। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा दिए गए एक इलस्ट्रेशन के ऊपर हम बात करेंगे। इलस्ट्रेशन कुछ ऐसी है कि वो कहते हैं कि पैसा 2 तरह का होता है, यानी कि एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर समझने से पहले एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है, ये भी हम समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम का ये मतलब है कि वो इनकम जो हम मेहनत करते हैं तब आती है। वो इनकम जिसमें हम समय देते हैं तब आती है। वो इनकम जो हमारे होने से होती है और हमारे नहीं होने से बंद हो जाती है। ये इसमें भी 2 अलग-अलग क्वाड्रेंट्स बना दिए गए हैं। तो पैसिव इनकम का क्या मतलब है? पैसिव इनकम वो है जो हमारे होने से भी होती है और जो हमारे नहीं होने से भी होती है। उससे हमारे शारीरिक उपस्थिति अनुपस्थिति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात ऐसी है कि कितने लोग हैं वर्ल्ड में जो एक्टिव इनकम कमाते हैं? 90% लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं 90% लोग एक्टिव इनकम के ऊपर निर्भर करते हैं। तो बचे कितने? 10% लोग हैं जो पैसिव इनकम के ऊपर निर्भर करते हैं। अब इसको और डेप्थ में समझें तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो एम्प्लॉइज़ का क्वाड्रेंट है। वो लोग जो मेहनत करते हैं, वो लोग जो समय देते हैं लेकिन किसी और के लिए और उसके एवज में वो पैसे लेते हैं। तो वो लोग एम्प्लॉइज़ हो गए। इसके अलावा दूसरा जो क्वाड्रेंट है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का है। वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं। वो पैसे तो लेते हैं, लेकिन अपनी मेहनत का किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या लॉयर्स कहीं नौकरी करने लग जाएँ, तो वो भी एम्प्लॉइज़ के क्वाड्रेंट में आ जाएँगे। और अगर इस तरफ की बात करें तीसरे क्वाड्रेंट की, तो वो बिज़नेस ओनर्स है। बिज़नेस ओनर्स का मतलब ये नहीं कि दुकानदार, क्योंकि दुकानदार को भी फिजिकल समय देना पड़ेगा तभी जाकर पैसा आएगा। बिज़नेस से मेरा मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एन्क्लोज़र जहाँ पर ऑलरेडी एक सिस्टम काम कर रहा हो, चाहे मैकडॉनल्ड, केएफसी या कैफ़े कॉफ़ी डे जैसी भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर उसका मालिक नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम के ऊपर बनकर पैसे आ रहे हैं। तो बिज़नेस ओनर्स एक सिस्टम के ऊपर पैसे कमाते हैं।
और चौथा है इन्वेस्टमेंट, वो लोग जो पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं। हम वॉरेन बफेट का नाम अच्छी तरह से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 90% लोग तो यहाँ हैं, लेकिन यहाँ इनकम कितनी है? इनकम अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ 10% इनकम है। वर्ल्ड में पाई जाने वाली 10% ही इनकम एक्टिव इनकम कमाने वाले लोगों के पास है, और पैसिव इनकम कमाने वाले लोग 10% है, लेकिन इनके पास 90% इनकम है। कहा जाता है कि इस 90% इनकम को 90% लोगों में बांट दिया जाए बराबर बराबर, फिर भी 5 साल में वापस पैसिव इनकम वाले लोगों के पास वापस 90% इनकम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों? थोड़ी गहराई से समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है क्योंकि हम फोकस करते हैं अपने वाई के हाउ के ऊपर। एक्टिव इनकम कमाने वाले लोग सिर्फ हाउ के ऊपर फोकस करते हैं, कि अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, अपने हाउ को बेहतर करते हैं। कोई जानता है कि अकाउंट्स का काम कैसे किया जाना है, तो वो हाउ के ऊपर जानता है। कोई होटल मैनेजमेंट का जो व्यक्ति है वो होटल मैनेजमेंट के हाउ को जानता है। कोई आर्किटेक्ट है तो वो आर्किटेक्चर के हाउ को जानता है। कोई आईटी एम्प्लॉई है तो आईटी एम्प्लॉई के हाउ को जानता है। लेकिन पैसिव इनकम कमाने वाले लोग क्या हाउ जानते हैं? क्या उन्हें पता है कि कोई भी काम कैसे किया जाना है? हो सकता है पता हो, लेकिन ज्यादातर लोग हाउ के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर मुझे कोई होटल बनाना है तो मैं दलाल को पकड़ूंगा, वो मुझे जमीन खरीद के देगा। आर्किटेक्ट को पकड़ूंगा, वो मुझे जो है वो उसके ब्लूप्रिंट्स देगा और बना के देगा, फ्लोर प्लान और सारा। इसके अलावा मैं कोई दलाल को पकड़ूंगा, वो म्युनिसिपैलिटी से प्लान क्लियर करके देगा। फिर मैं कंस्ट्रक्शन को पकड़ूंगा, बिल्डिंग खड़ी करके देगा। फिर मैं हो सकता है कि इंटीरियर डेकोरेटर को पकड़ूं, वो सजा के दे। इसके बाद होटल मैनेजमेंट के कुछ व्यक्तियों को मैं पकड़ूं और वो उनको मैं कहूं कि भाई आप मेरा होटल चला के दो। तो उस काम को करने का कोई भी आइडिया अगर मुझे नहीं भी था, और मैं ऐसे लोगों को पैसे दे करके काम अगर करा सकता हूँ, तो वो काम मेरा रुकेगा नहीं। मेरा वाई क्लियर होना चाहिए। कहते हैं कि किसने बनाया था ताजमहल? ताजमहल के साथ हम शाहजहां का नाम लेते हैं, क्योंकि वाई उसी का था। आप गौर कीजिए, कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि हर कोई कुछ ना कुछ पाने की बात करता है। तो इस काम में हाउ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम कोई भी काम को क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है हमारा इस काम को करने का। और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या अंतर है इन एक्टिव और पैसिव लोगों में। एक्टिव इनकम कमाने वाले लोग जो है वो रेट के ऊपर फोकस करते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी से अच्छी डिग्री लें, ताकि अच्छा से अच्छा रेट हो सके हमारा। एक डॉक्टर है जो जिनकी 1000 रुपए फीस है, तो सिर्फ 1000 रुपए फीस होने से वो अमीर नहीं हो जाएंगे। वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा समय देते हैं, कितने ज्यादा पेशेंट्स को देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना पैसा आएगा उनके पास। और जो पैसिव इनकम कमाने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रेट को एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है। आप पीएचडी कर लेंगे, डबल पीएचडी कर लेंगे, लेकिन कितना ज्यादा रेट बढ़ाएंगे? रेट को बढ़ाने की एक लिमिट है, लेकिन वो टाइम को बढ़ाने पे फोकस करते हैं। वो किस तरह से? मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मान लीजिए ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक्स। ये डॉक्टर एक्स एक मोहल्ले में क्लिनिक चलाते हैं, और ये क्लिनिक चलाते हुए इनको मैं जाकर अप्रोच करता हूँ और इनको कहता हूँ कि आपका बड़ा अच्छा नाम है, आपका बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं आप मुझे अपना नाम दे दीजिए, मैंने अभी अभी एमबीबीएस पास किया है। मैं आपके नाम से बगल वाले मोहल्ले में क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। शायद ये मुझे अपना नाम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन्हें लगेगा कि भाई मैं कुछ अगर गलत कर दिया तो डॉक्टर साहब का नाम खराब हो जाएगा। तो शायद ये मुझे अपने नाम से क्लिनिक खोलने नहीं देंगे। लेकिन अगर यही काम मैं किसी फ्रेंचाइज ओनर के पास जाकर कहता हूँ कि भाई आप एचपी गैस की या इंडेन गैस की मुझे फ्रेंचाइज दे दीजिए, और मैं केएफसी, मैकडॉनल्ड्स या ऐसी कोई बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजेज हैं, चाहे वो मोंजिनीज हो, मियो आमोर हो, या ब्लूप्रिंट की मेडिसिन की फार्मेसी हो। तो ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजेज हैं जो कि हम अगर उसके पास जाएं, कहें हम आपका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो खुशी खुशी अपना नाम इस्तेमाल करने हमें देगा। और यहाँ पर ही गेम चेंज हो जाता है। एक डॉक्टर एक्स उदाहरण के तौर पे 10 घंटे काम करता है और सेल्फ डिपेंडेंट है, अकेले काम करता है। और अकेले काम करने की वजह से उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर फ्रेंचाइज ओनर अगर 100 फ्रेंचाइजेस अगर उसकी हैं, तो उसका 1 घंटे में 1000 घंटे का, एक दिन में 1000 घंटे का काम होता है। और एक अकेला व्यक्ति, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेला व्यक्ति सिर्फ 10 घंटे का काम करता है। इसके साथ हम और भी अगर डेप्थ में समझें,
तो इनेबिलिटी भी बहुत सारी होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे साथ? प्रॉब्लम यहाँ आती है फ्रेंड्स कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन को या अपने रेट को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा चैलेंज आता है। होता है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक लड़का है जो पीछे वाली सीट में काफ़ी सारा सामान रखकर आगे जा रहा था। तो बस स्टैंड पे वो देखता है कि एक डॉक्टर साहब खड़े हैं। तो उस डॉक्टर साहब को वो जानता था, लेकिन सोचता है कि डॉक्टर साहब को आगे ले लेते हैं, हॉस्पिटल आगे है, उनके पास गाड़ी है, लेकिन किसी कारण से वो बस स्टैंड पे खड़े हैं, उनसे और अच्छी पहचान हो जाएगी। तुरंत उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जिसको हॉस्पिटल ले जाए जाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो बस स्टैंड पे खड़ी है। तीसरी नज़र उसकी एक लड़की पे पड़ती है जो उसके साथ कॉलेज में थी, जिसके साथ वो परिचय करना चाहता था, आगे कुछ बात बढ़ाना चाहता था। तो अब वो एक दुविधा में है कि डॉक्टर साहब को बैठाएँ तो लड़की और बूढ़ी औरत को छोड़ देंगे, और अगर बूढ़ी औरत को बैठाएँ तो डॉक्टर साहब और लड़की को छोड़ देंगे। लड़की को बैठाएँ तो डॉक्टर साहब और बूढ़ी औरत को छोड़ देंगे। तो वो क्या करता है कि वो डॉक्टर साहब को अपनी गाड़ी की चाबी देता है, कहता है आप पेशेंट को लेकर आप हॉस्पिटल तक पहुँचिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आगे आता हूँ। तो होता क्या है कि जब वो अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसको सब कुछ मिल जाता है, तीनों चीज़ें वो कर पाता है। हमारे साथ चैलेंज क्या आता है कि हम रेट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते। ये रेट को जब हम छोड़ने के लिए नहीं तैयार हो पाते, तब हमारे साथ चैलेंज आता है कि हम टाइम कंपाउंडिंग नहीं कर पाते। ये जो डॉक्टर एक्स की स्थिति में हम चले जाते हैं और फ्रेंचाइज ओनर की स्थिति में नहीं जा पाते। लेकिन जब हम रेट को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, तो हम टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, और टाइम कंपाउंडिंग करने से हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं आगे की स्लाइड में बताता हूँ। ये अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम करते हैं, तो उसकी कुछ इनेबिलिटीज भी हैं, कुछ उसकी दिक्कतें भी हैं कि अगर किसी दिन मैं बीमार हूँ, ऊपर वाला ना करे किसी दिन बीमार बीमार पड़ जाए कोई, तो मैं काम पे नहीं जा पाऊँगा तो पैसे नहीं आएँगे। या मान लीजिए मेरा मूड नहीं कर रहा है, या कुछ दिक्कत है, कुछ भी चैलेंज है, पर्सनल चैलेंज है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो मैं तो उस दिन काम नहीं कर पाऊँगा। काम नहीं कर पाऊँगा तो पैसे नहीं आएँगे। और अमूमन ऐसा होता है कि नौकरी में अगर आपको छुट्टी माँगनी हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब मतलब बहुत ही कभी-कभी हाथ-पैर जोड़ने पड़ते हैं एक छुट्टी के लिए। मैं नौकरी की है तो मैं जानता हूँ कि कैसी फीलिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकम रुक जाती है अगर आप सिर्फ़ अपने एफर्ट के ऊपर निर्भर हैं। क्योंकि मान लीजिए आप अपने फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं और कोई नहीं है आपकी फैमिली को आर्थिक रूप से सहायता देने वाला। तो अगर सिर्फ़ आपकी इनकम आपके ऊपर निर्भर है तो सोचिए कितना बड़ा खतरा है आपको। तो आपकी इनकम को डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत है, जिसका तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर फ्रैंचाइज़ ओनर के साथ अगर उसकी 10 फ्रैंचाइज़ बंद भी हो जाती है, तो उसके पास फिर भी 900 घंटे का काम हो रहा है। लेकिन फ्रैंचाइज़ मॉडल में कुछ एक दिक्कतें भी आती है। दिक्कतें ये आती है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट को हर कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर मुझे फ्रैंचाइज़ देनी हो किसी को, अपने दोस्त को या अपने फैमिली वाले को किसी को फ्रैंचाइज़ देनी हो, तो मुझे मेन फ्रैंचाइज़ ओनर के पास जाना होगा और वो उसको फ्रैंचाइज़ दे पाएगा, मैं उसको फ्रैंचाइज़ नहीं दे पाऊँगा। तो नेटवर्क बिल्डिंग का जो पावर है, या टाइम कंपाउंडिंग का या टाइम लीवरेजिंग का जो पावर है, वो पूरा का पूरा फ्रैंचाइज़ ओनर के पास रहता है, मेरे पास नहीं रहता। तो क्या एक कॉमन आदमी अपना नेटवर्क बना सकता है? रेनेटस उसे मौका देता है, हम रेनेटस वेलनेस में उसे एक मौका देते हैं कि वो भी अपने साथ एक अच्छा नेटवर्क बना पाए। अब ये नेटवर्क होता क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? ये कोई हौवा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मतलब इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम भी हर तरह के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ़ोन का नेटवर्क हो, चाहे रेलवे लाइन का नेटवर्क हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क हो। हम नेटवर्क के बिना अधूरे हैं, नेटवर्क की हमें ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो कॉन्टैक्ट सर्कल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ये सारे के सारे अलग-अलग तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। तो अब ये नेटवर्क होता क्या है? ये एक अल्टरनेटिव तरीका है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुँचाने का। यानी कि काम वही है, तरीका अलग है। जैसे उबर ने किया, जैसे स्विगी ने किया, ज़ोमैटो ने किया, जैसे पेटीएम ने किया, इस तरीके से काम वही है, तरीका अलग है। तो तरीका अलग होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये मिडल मैन को एलिमिनेट कर देता है। आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में बहुत सारे लोग हैं। ये मिडल मैन को एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें, हम जैसे आम इंसान को। क्योंकि देखिए
ये जितने भी लोग हैं, ये 60 से 70% पैसा इनके पास जाता है। तो ये हम कौन, मतलब हम भिखारी को ₹5 देने से पहले 4 बार सोचते हैं। लेकिन हम ये अपनी गाढ़ी कमाई का, अपनी मेहनत की कमाई का 60 से 70% पैसा इन लोगों को दे देते हैं, क्योंकि हम हर समय दुकान में जाते हैं और कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो किसी का मुनाफ़ा होता है, तभी खरीदते हैं। तो यहाँ पर 60 से 70% पैसा इन लोगों का मुनाफ़ा होता है, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं। तो ये मिडल मैन को अगर हम एलिमिनेट कर पाएँ अपने सिस्टम से, तो हम बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं अपने खर्च से। अपने खर्च से इनकम कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए। इसके बाद और अगर मैं डेप्थ में आपको बताऊँ, तो ये एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ऑफर करता है। एक हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की के रास्ते में लेकर जाता है, जहाँ हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। खुद प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं कि ये अच्छा है। तो हमें कंपनी ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका देती है यहाँ। और ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक सेल्समैन होता है, जो खुद की मेहनत पे उसको जो भी रिवॉर्ड मिलता है, खुद खुद जो भी वो इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट्स सेल करता है, या जो जो भी वॉल्यूम क्रिएट करता है अपना पर्सनल, उसके ऊपर, उसके इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर उसे पैसे मिलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग खुद प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और खुद प्रोडक्ट्स यूज करते हुए और लोगों को रेकमेंड भी करते हैं कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं प्रोडक्ट्स, आप भी इस्तेमाल कीजिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। ये काम किसी को जबरन कन्विंस करने का नहीं है। ये काम किसी के साथ जोर जबरदस्ती या उसको कन्विंस करने का, या उसे जबरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर डालने का काम नहीं है। ये रिकमेंडेशन का काम है। और रिकमेंडेशन का एक तरीका होता है, आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, आने वाली ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा कि वो तरीका क्या है, कि किसी को प्रेशर डाले बिना आप उसको चीजें बहुत आसानी से बता सकते हैं, और उनको ये चीज ट्राई करने पे आप उनको आग्रही कर सकते हैं। क्योंकि उनका खुद का आग्रह होगा तो बहुत आसान रहेगा, आप जबरन किसी पे कोई भी काम जबरदस्ती लंबे समय तक करा नहीं सकते। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि समय को बहुगुणित किया जाए, बेसिक एफर्ट को बहुगुणित किया जाए। क्योंकि अकेले आदमी कोई भी चीज करेगा, तो हमने बचपन में यूनिटरी मेथड में भी पढ़ा है कि एक आदमी काम करेगा तो 10 दिन लगेगा, 10 आदमी करेगा तो 1 दिन में हो जाएगा, 100 आदमी करेगा तो 1 घंटे में हो जाएगा। वो काम जो एक आदमी को 10 दिन लग रहे थे, वो 100 आदमी मिलकर करेंगे तो शायद 1 घंटे में हो जाएंगे। तो यहाँ पर एफर्ट और समय को का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया हो, ये इस चीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का प्रयोग है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर सही कंपनी सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इसका बहुत फायदा है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारी कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया है। इस वजह से ज्यादातर लोगों के दिमाग में इसका एक इंप्रेशन अजब सा है। लेकिन चीज बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट इसको मान्यता देती है, मैं आगे वाले पेजेस में आपको बताऊंगा। इसका मूल ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब हर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर सारा का सारा बोझा ना आ जाए काम करने का। काम बराबर बराबर हर किसी में बट जाए, और जो एफर्ट है या घंटे काम करने के, वो बराबर बराबर बट जाए। फर्ज कीजिए इस काम को हम करते हैं, तो हमारे पास एक फैक्ट्री होगी। फैक्ट्री होती है ना, जैसे लोगों के पास फैक्ट्री में मान लीजिए 1000 वर्कर हैं, और 1000 वर्कर 8-8 घंटे काम करते हैं, तो फैक्ट्री मालिक के लिए 800 घंटे का काम एक दिन में हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेटस वेलनेस में अपना जब नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क बना, अगर हमने 1000 लोगों का नेटवर्क बना लिया और वो 8 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए 800 घंटों का काम एक दिन में हो जाएगा। तो जब 800 घंटों का काम होगा तो पैसे भी 800 घंटे के एवज में मिलेंगे। यही चीज है फ्रेंड्स, अगर 800 ज्यादा लग रहे हैं, तो 80 घंटे अगर काम होता है तो भी 24 से ज्यादा होगा। अकेले हम 24 से ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर के बाद प्रोडक्ट जाता है नेशनल स्टॉकिस्ट के पास, फिर जाता है रीजनल स्टॉकिस्ट के पास, फिर एरिया एजेंट, फिर एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद जाकर कंज्यूमर की बारी आती है। यानी कि 30 से 40 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए का हो चुका होता है कंज्यूमर के पास आते आते। यहाँ पर क्या है कि रेनेटस वेलनेस जो प्रोडक्ट्स बना रही है, या जो प्रोडक्ट्स आने आने वाले समय में हमारे पास आने वाले हैं, हम वो प्रोडक्ट्स अगर रेनेटस से लेते हैं एज रेनेटस वेलनेस डिस्ट्रीब्यूटर, एज इंडिपेंडेंट रेनेटस डिस्ट्रीब्यूटर्स, आईआरडी के तौर पे हम लेते हैं, तो नेशनल स्टॉकिस्ट, रीजनल स्टॉकिस्ट, एरिया एजेंट को जो पैसे मिल रहे थे, वो पैसे अब रेनेटस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं, आईआरडी को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बिजनेस जन्म लेता है। ये एक लीगल बिजनेस है।
किस तरह से ये लीगल बिजनेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और कौन कौन इसका समर्थन करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो 1 नवंबर 1996 को इसका जन्म हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में वर्ल्ड में $3.9 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। ये जो कहते हैं ट्रिलियन डॉलर बन जाएगी, पॉल जेन पिल्जर, वो किताब 20 साल पहले लिखी गई थी भैया, ये डेटा बहुत पुराना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज $3.9 ट्रिलियन की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ASSOCHAM, वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है दिसंबर 2021 में 15,930 करोड़ की इंडिया में मतलब तकरीबन हो चुकी है, अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो। और 7%, यानी कि हमारे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि है, उसमें 7% का योगदान जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा सरकार ने दिया है। ये आंकड़ा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का आंकड़ा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स, आज से 10 साल के अंदर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हुए हैं, हर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के योगदान को अपने देश की तरक्की में काफी कारगर सिद्ध किया, कारगर पाया है। नीति आयोग के जो हमारे जो चेयरमैन है, उन्होंने भी बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्रोथ ड्राइवर है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है, और ये हमारे देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान इसने निभाया है। कौन कह रहा है? सरकारी प्रभारी कह रहा है, सरकार कह रही है। तो गलत कैसे हो सकता है भाई? हाँ, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके चिटफंड करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके धोखाधड़ी करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे भाई, आपको प्रोडक्ट दिया, आपने हमें पैसा दिया, हमने आपको प्रोडक्ट दिया, बात खत्म हो गई। ये चीटिंग हुई कैसे? आपने जिसका पैसा दिया वो प्रोडक्ट आपको मिल गया, चीटिंग होने का कोई सवाल ही नहीं है भैया। खैर, इसके अलावा बहुत सारे यूएस के प्रेसिडेंट आए हैं, बिल क्लिंटन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए हैं। वो सारे लोगों ने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की तरक्की में। इसके अलावा कई सारे बिजनेस टाइकून्स हैं, चाहे वो बिल गेट्स की बात करें या और भी रॉबर्ट टी कियोसाकी और वॉरेन बफेट, ऐसे बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े सम्मान की नजर से देखा है और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा रवैया रखते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छा कहते हैं। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं टोनी ब्लेयर, वो भी कहते थे कि भाई ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, हमारे देश की आर्थिक समृद्धि में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा यूके, ये जो फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो यूनाइटेड किंगडम से आज से 136 साल पहले शुरू हुई थी। यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी पुरानी है, तकरीबन तकरीबन उतनी ही पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी है। तो मतलब अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो सूरज की रोशनी तो कम होनी जाएगी। और बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टर्नओवर 2018-19 के ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसका 20% चाइना में होता है। चाइना नंबर 1 पे है, और उसका जो टर्नओवर है, यानी कि जो टर्नओवर क्रिएट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, वो है $35.73 बिलियन का। मिलियन होता है 10 लाख, बिलियन होता है 10 करोड़, यानी कि हो गया 10, मतलब 35 इंटू 10 करोड़ डॉलर। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा। अच्छा, चाइना, आपको पता है कि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना ऑटोक्रेसी है, यानी कि वहां पे वो गुंडा राज चलता है या कुछ भी कहिए। तो वहां पर भी ऐसी सिचुएशन में भी नेटवर्क मार्केटिंग को कितना प्रभुत्व मिला है, कितना गुरुत्व मिला है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि वैसी ऑटोक्रेसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के योगदान को अपनी इकोनॉमी में रोक नहीं सकती। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए दूसरे स्थान पे है, इसका 20% का योगदान है 35.30 बिलियन का, 40 करोड़ का देश है जी। कोरिया की अगर बात करें तो 18.4 बिलियन का इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग का कंट्रीब्यूशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये 9% का योगदान रखती है। कोरिया की पॉपुलेशन समझ लीजिए यूपी और बिहार की पॉपुलेशन मिला के जितनी होगी बस उतनी ही है। जर्मनी की पॉपुलेशन तो बंगाल की पॉपुलेशन से भी कम है। तो जर्मनी में 17.52 बिलियन का टर्नओवर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, 18-19 के का डेटा है ये। जापान में 15.6, जापान जापान में पॉपुलेशन बहुत 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 ही कम है।
इनफैक्ट मुंबई की जितनी पॉपुलेशन है, तकरीबन उतनी ही जापान की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर 15.6 बिलियन का टर्नओवर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो। मतलब 18-19 का डेटा, ये थोड़ा पुराना है। इंडिया में अगर बात करें तो वर्ल्ड में जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग होता है, उसका 0.8% जो है वो टर्नओवर इंडिया में होता है। इंडिया का पॉपुलेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं, 130 करोड़ से ज्यादा है। 1.5 बिलियन का टर्नओवर होता है। देखिए, गैम्बलिंग लीगल है, आपको पता है, गैम्बलिंग लीगल लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या समस्या हो सकती है? अगर एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग है, तो किसी ने भी पैसे दिए, उसको पैसे के एवज में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ चीटिंगबाजी होने का तो कोई चांस ही नहीं है बॉस। ये एक बहुत ही एथिकल इंडस्ट्री है, बहुत ही सम्माननीय इंडस्ट्री है। यूएस में और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है इस इंडस्ट्री को। क्या? क्योंकि वहां पे कोई जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ता। यहाँ पर लोगों, देखिए, इंडस्ट्री बुरी नहीं है, लोगों ने बुरा बना दिया है, क्योंकि वो बुरे तरीके से उन्होंने लोगों से को प्रमोट किया, जबरदस्ती की है लोगों के साथ, इस वजह से दिक्कत हुई है। तो टॉप रीजंस क्या है लोगों के इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के? इनमें से हो सकता है आपका भी कोई कारण हो। लो और नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको कोई पूंजी निवेश की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कैपिटल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं, क्योंकि वो यूज करने के बाद जो तजुर्बा आपको होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, आपको जो अच्छा लगता है, बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट को ही लोगों को बता के ये बिजनेस जन्म लेता है। इस वजह से जो आपके पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स हैं वही आपको लेने हैं, आपको कोई पूंजी निवेश नहीं करना है। इसके अलावा आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। कोई भी काम को करने से पहले आपको उस काम का तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन इस काम को करने का तजुर्बा की जरूरत नहीं है। इस काम को शुरू करने में आप इस काम को धीरे धीरे करते करते भी सीख सकते हो। यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट मिलता है। आमतौर पे बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, वहां पे हमें रेस्पेक्ट नहीं मिलता उतना। मैं उदाहरण के तौर पे हाउसवाइफ की बात करूं, तो हाउसवाइफ को जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जितना रेस्पेक्ट और जितना वैल्यू मिलनी चाहिए, उतनी आज की डेट में मिल नहीं पाती। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हाउसवाइफ भी अगर आए तो उनको वो रिकॉग्निशन, वो रेस्पेक्ट मिल सकता है। आमतौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग एक दूसरे का क्रेडिट छीनते हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, आपको बहुत सारे लोगों के बीच सम्मानित किया जाता है, जो आपने मेहनत की, जो आपने टीम बनाई, जो आपने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की, उसके लिए आपको सम्मानित, आपको जो है रिकॉग्निशन दिया जाता है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है अनएम्प्लॉयड के लिए। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो इस काम को सीख कर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खुद की जगह बना सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी नौकरी पेशा हैं, उनको नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी नौकरी के साथ साथ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अपनी गाड़ी में स्टेपनी जोड़ने के लिए, क्योंकि हर गाड़ी में 5 चक्के होते हैं ना फ्रेंड्स, एक पंचर हो जाए तो उसके लिए कंटिजेंसी में एक स्टेपनी होती है। तो एक स्टेपनी की तरह वो अपने गाड़ी में इसको जोड़ सकते हैं, एडिशनल इनकम सोर्स बना सकते हैं जो लोग भी नौकरी पेशा है। और स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा करती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा करती है, स्पीकिंग स्किल को डेवलप करती है, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करती है, और भी बहुत सारी चीजों को डेवलप करती है। अलग अलग समय पे हम भी आपकी बहुत सारी तरह की ट्रेनिंग्स करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा सोशल मीडिया के बढ़ने की वजह से हर कोई कहीं भी बैठ के कितना भी समय लगा के इसको कर सकता है, और ट्रैवल करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिलती है अगर हम इस काम को करते हैं तो। क्योंकि हर कोई घूमना फिरना चाहता है। जैसे मैं लिलुआ में पैदा हुआ हूँ, तो मैं लिलुआ में नहीं मर जाना चाहता, मैं देश दुनिया देखना चाहता हूँ कि ग्रीस कितना सुंदर है, लैटिन अमेरिका कोलंबिया कितना सुंदर है, अर्जेंटीना कितना सुंदर है, अमेरिका कितना कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ। तो आम जिंदगी में आप जो कर रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए कि आप दुनिया देख सकते हैं? क्या आप पूरा इंडिया देख सकते हैं? बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए देखना, क्योंकि आपके पास तो कुछ ही गिने चुने वेकेशंस हैं, गिनी चुनी छुट्टियां मिलती है अगर आप नौकरी पेशा हैं तो। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि आप वर्ल्ड में हर जगह घूमने जा सकते हैं। और रेनेटस एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कंपनी आपको फ्री में भी कई बार सालाना 6 बार घूमने लेकर जाती है, 4 बार देश में और 2 बार विदेश में, और वो भी कंप्लीट एक्सपेंसेस पेड ट्रिप होते हैं काफी सारे। तो यहाँ पर आप और लोगों की सफलता में अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम को लिवरेज कर सकते हैं, समय को बहुगुणित कर सकते हैं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता ना, जैसा मैंने आप थोड़ी देर पहले बोला। तो यहाँ पर आप और लोगों के समय को अपने काम करने के समय में जोड़ करके एक फैक्ट्री की तरह बना सकते हो। फैक्ट्री में लाइसेंस चाहिए, फैक्ट्री में जमीन चाहिए,
फैक्ट्री में शेड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, तब जाके कहीं आप कोई माल प्रोड्यूस कर पाओगे और उसको बेचकर पैसे इनकम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर रेनेटस में एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण आप कर सकते हो, जो कि आपको ज़मीन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आप यहाँ पर जैसे-जैसे आप अपने टीम में लोगों को जोड़ते जाते हो, आपकी फैक्ट्री बढ़ती चली जाती है। जितना वो लोग काम करते हैं, उसके अनुपात में आपके पास अच्छी इनकम, फैक्ट्री जैसी इनकम आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप एक विरासत के तौर पे छोड़कर जा सकते हैं। आने वाले समय में आप जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं, आप अपनी आने वाली जनरेशन को, आप अपनी जो भी आपने इनकम किया है, जो भी आपने नेटवर्क बनाया है, वो आप नेटवर्क विरासत के तौर पर देकर जा सकते हैं। आपको अपना व्हाई फाइंड करने की ज़रूरत है कि आपका व्हाई क्या है? मेरा व्हाई कुछ और हो सकता है, आपका व्हाई कुछ और हो सकता है। लाइफ में हर किसी के ऐज के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से अलग-अलग गोल्स हो सकते हैं। वो गोल्स पर्सनल हो सकते हैं, वो गोल्स इमोशनल हो सकते हैं। और व्हाई का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो आपके इमोशन से जुड़ी है, वो चीज़ जिससे आप भावनात्मक तौर पे जुड़े हैं, वो चीज़ जो नहीं मिलेगी तो आप रह नहीं पाओगे। ऐसी कोई चीज़ जो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे मुझे अपने मदर-फादर के लिए सम्मान चाहिए, अगर मैं मान लीजिए रेनेटस के स्टेज पे खड़ा होता हूँ और बहुत बड़ी गैदरिंग को एड्रेस करता हूँ, मेरे मदर फादर होते हैं वहाँ, और उनको मैं स्टेज पे बुलाकर सम्मानित अगर किया जाता है, तो उन्हें लगेगा ना कि लोग बोलेंगे कि हाँ, ये परिवेश के मदर फादर है। मेरे मदर फादर का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा, आप सोचिए, गर्व से कि मेरे वजह से उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत सारे मैं मेरे फादर हावड़ा जूट मिल में सर्विस करते थे, तो मैंने देखा था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, फैक्ट्री मैनेजर थे, तो उनको समय नहीं मिलता था। वो मेरे लिए उस समय उनके पास उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब था। तो मैं नहीं चाहता था कि आने वाले समय में ऐसा ही हो, और मैं चाहता था फाइनेंशियल फ्रीडम हो, क्योंकि हम कहीं जाते थे या कहीं कुछ भी होता था तो हमें राशनिंग करनी पड़ती थी। लैपटॉप मुझे याद है, साढ़े 45,000 का लैपटॉप मेरे फादर ने खरीदा था। तो मैंने माँगा, बहुत ज़िद की, तो 2-3 महीने के बाद उन्होंने मुझे दिलाया। तो बजट वाली चीज़ें होती हैं, आज के डेट में बड़े हो गए तो समझ सकते हैं इस बात को। फिर मेरे पास एक साइकिल थी, फिर भी मैंने गियर वाली साइकिल जो है माँगी अपने फादर से, तो उन्होंने फिर वो दिलाई मुझे। मेरे मदर फादर ने कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने तो मुझे इतना सब कुछ दिया, मेरा नाम दिया, मुझे पहचान दी, मेरा सरनेम भी उन्होंने मुझे दिया। तो मैं उन्हें कुछ दे सकता हूँ इस बिज़नेस से, नाम दे सकता हूँ गर्व करने के लिए, तो ये मेरे लिए पैसे से भी बढ़कर है। तो ये मेरा व्हाई है। मैं चाहता हूँ मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ताकि मैं कभी भी कुछ भी खरीदने जाऊँ तो मुझे पैसे प्राइस टैग ना देखना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं रैट रेस से फ्री हो जाऊँ, ताकि मुझे वो 10 टू 5 के चक्रव्यूह में ना फँसना पड़े, कि भई वही गए, सुबह अलार्म बजी, उठे, बिना मूड के ऑफ़िस गए, ऑफिस जाके वही बोरिंग काम किया जो कि इतने साल से कर रहे हैं। वो काम करना नहीं चाहते, लेकिन अब वो नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएँगे, और पैसे के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो काम कर रहे हैं घिसे-पिटे तरीके से, जैसे भी चल रहा है। तो और फिर थके हारे घर जाके फिर वही वही ज़िंदगी, वही डेली बेसिस पे वही चलता रहेगा। एक वो शोले पिक्चर में था ना, बुढ़िया चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, तो उस तरह की फीलिंग आती है अगर वैसे जॉब में मैंने किया हुआ है तो मैं जानता हूँ। तो अगर आप उस रैट रेस से निकलना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आप वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं तो ये एक माध्यम हो सकता है। ये आपका व्हाई हो सकता है। पीस ऑफ माइंड आपका व्हाई हो सकता है। क्योंकि आमतौर पे आपके माइंड के कई पीसेस हो जाते हैं। आपके माइंड के कई टुकड़े हो जाते हैं आम ज़िंदगी में। लेकिन आप इस काम को करेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। आप किन जो भी नेटवर्क बनाएँगे, जो भी टीम बनाएँगे, अगर वो स्वावलंबी हैं, अगर सही तरीके से ट्रेनिंग उनको मिली है और वो सारी चीज़ खुद करना जानते हैं, तो आपको फ़ोन नहीं करेंगे, वो खुद से करेंगे काम। और अगर वो खुद से करेंगे, मान लीजिए आप अगर अपने टीम में 10 उमेश त्रिपाठी राइट में और 10 उमेश त्रिपाठी लेफ्ट में अगर ट्रेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपको कुछ पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप उमेश त्रिपाठी जी को जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उमेश त्रिपाठी जैसा बना ज़रूर सकते हो ट्रेनिंग करके अपने लोगों को। तो ये आप यहाँ कर सकते हो, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेयर टाइम मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको समय नहीं मिलता। समय तो मेरे काम करने वाली जो काजर मासी आती है मेरे घर में, डोमेस्टिक हेल्प, उनको भी नहीं मिलता। समय किसी के पास नहीं है फ्रेंड्स, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, बिज़ी है। लेकिन यहाँ पर हमें
स्पेयर टाइम मिलेगा अगर हम इस काम को ढंग से करते हैं तो। फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। चाहे वो बच्चे की एजुकेशन हमें आगे जाकर करानी है, वो पायलट बनना चाहे या इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहे, तो हमारे पास ये साइड इनकम से इतने पैसे होंगे कि हम उसे वो सारी चीज़ें करवा पाएँ। वेकेशंस ले पाएँगे फैमिली के साथ। अब बचपन में हमारा कुछ शौक हुआ करता था, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो गाना सुनना हो या कुछ गाना गाना भी हो सकता है। तो ये शौक को हम भूल गए हैं। इस शौक को हम पूरा कर सकते हैं अगर हमारे पास अबंडेंस इनकम होती है, हम अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सकते हैं। आप सोचिए कि पैसे से कितना ज़्यादा है अगर आपको नाम, पहचान और शोहरत मिलती है तो। आप अपनी फैमिली में हर किसी को प्राउड फील करा सकते हैं। तो एक्शन प्लान आपका होगा, व्हाई आपका आपको निर्धारित करना है। जब तक आपका व्हाई नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे क्योंकि कहते हैं कि इफ यू डोंट नो योर व्हाई द हाउ डजंट मैटर। अगर आपका व्हाई क्लियर नहीं है, तो हाउ के बारे में मगजमारी कोई करेगा ही नहीं। हाउ के बारे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप हाउ अगर थोड़ा बहुत जान भी गए तो आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा तो ये काम हो नहीं पाएगा। आपका व्हाई जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लिखा हुआ रहेगा तो वो जल्दी पूरा होगा। आपके ट्रू ट्रू पोटेंशियल को अगर आपको रियलाइज़ करना है, तो आप उम्मीद से भी बेहतर कर सकते हैं अगर आप अपने व्हाई की एक लिस्ट बना लें तो। मैंने व्हाई की लिस्ट बनाई हुई है और आप अपने साथ ईमानदार रहिए। क्योंकि देखिए, आपके ऊपर कोई हंटर लेकर नहीं चलाएगा कि एसईसी किया कि नहीं, बिज़नेस किया कि नहीं, डायरेक्टर 250 डायरेक्टर 500 किया कि नहीं। ये आपका बिज़नेस है भैया, कोई आपके ऊपर हंटर क्यों चलाएगा? और आपको अपने गल्ले में चोरी नहीं करनी। कोई भी बिज़नेसमैन अपने गल्ले में चोरी नहीं करता। आपको भी अपने गल्ले में चोरी नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है कि हर घंटा, हर दिन, हर पहर आप अपने बिज़नेस को कुछ बेहतर नहीं बना रहे हैं तो बदतर कर रहे हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं, ओटीटी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो उससे आपके बिज़नेस का क्या फ़ायदा हो रहा है? आप चाहते हो जो डाउनलाइन करे वो पहले आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको व्हाई व्हाई की लिस्ट बनानी पड़ेगी, व्हाई के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों का व्हाई क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करते हैं, तब तक जो है इंजन चलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक इंजन है, इलेक्ट्रिक ही नहीं। कोयले का इंजन है, कोयला ही नहीं। डीज़ल इंजन है, डीज़ल ही नहीं है। इस तरह की बात हो जाती है। तो आपको एक्शन प्लान लेना है और इस तरीके से आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बिज़नेस का म ये बिज़नेस में हमें क्या करना है, एक और छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस एक्चुअली नेटवर्क बनाने का ही है। हमें अपनी टीम बढ़ानी है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, लेकिन प्रोडक्ट एक माध्यम का काम करते हैं। प्रोडक्ट एक साधन है, जिसके ज़रिए हम लोगों की टीम बना सकते हैं। टीम बनाने का ही काम, मूल तौर पे टीम बनाने का काम, लेकिन ज़रिया है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कभी भी प्रोडक्ट बेचने के ऊपर सारी ऊर्जा खर्च ना करें। प्रोडक्ट बेचना हमारा मूल काम नहीं है। काम है मल्टीप्लाई करना, समय को बहुगुणित करना। ये हमारा मूल काम है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो